अच्छा, चैप्टर का नाम देख लो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है। चार्जेबिलिटी। चार्जेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इस हेड में कौन सा इनकम तुम्हारे यहाँ पे आने वाला है। मेनली बोला जाए तो जो सैलरी वाला पार्ट है वो सैलरी में चला जाएगा, जो अदर सोर्स वाला जो हाउस प्रॉपर्टी वाला पार्ट है वो हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा, जो तुम्हारा पीजीपीपी का पार्ट है वो पीजीपीपी में चला जाएगा, जो कैपिटल गेन वाला पार्ट है वो कैपिटल गेन में चला जाएगा। उसको छोड़ के बाकी जितना भी इनकम हो सकता है वो सारा इनकम आके कहाँ पे गिरेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में गिरेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एज पर 56 क्लॉज ए 1, एनी इनकम which is not specifically exempted and not chargeable under any other heads of income। मतलब वो एग्जेम्प्टेड नहीं बोला है अभी तक कोई भी जगह पे, एंड वो कोई भी अदर हेड में वो चार्जेबल नहीं हुआ है, वो सारा का सारा चीज शैल बी चार्जेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्लियर। तो यहाँ पे एक पूरा लिस्ट दिया हुआ है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्ज हो सकता है। तो सेक्शन 56 क्लॉज 2 lays down the list of incomes which are specifically taxable under this head, which are specifically taxable under this head। क्या क्या इनकम हो सकता है? पहला, डिविडेंड्स। ठीक है। वो डिविडेंड इंडिया फॉरेन कंपनी वाला डिविडेंड हो, इंडियन कंपनी वाला डिविडेंड हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। डिविडेंड क्या होने वाला है? टैक्सेबल होने वाला है। बात समझ में आ गया? डिविडेंड क्या होने वाला है? टैक्सेबल होने वाला है। उसके बाद विनिंग फ्रॉम लॉटरीज। लॉटरी खरीद के क्या किया है बताओ, तुम्हारा इनकम हुआ है, वो कहाँ पे चला जाएगा? अदर सोर्स में आ जाएगा। क्रॉस वर्ड पजल सॉल्व करके इनकम हुआ, ये भी यहाँ पे आ जाएगा। रेस से इनकम हुआ, कौन सा रेस? इंक्लूडिंग हॉर्स रेस। यस, उससे भी इनकम हुआ। ठीक है। तीन पत्ती खेल की इनकम हुआ, कार्ड गेम्स। ठीक है। उनो खेल की इनकम हुआ। ठीक है। केबीसी में जाके तुम गेम शो जीत के आए हो, ठीक है, हो जाएगा एकदम। अदर इनकम, गैम्बलिंग, बेटिंग। इसके बाद गिफ्ट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, सब जगह पे नहीं, गिफ्ट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस वो बाद में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है? इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपेंसेशन और इनहेंस कंपेंसेशन। ठीक है। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट रिसीव, ये वाला वर्ड याद रखना। इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट होगा ना, वो बैंक का हो, पोस्ट ऑफिस का हो, ये सब का हो, कहीं का हो, यहाँ पे आके टैक्सेबल हो जाएगा। इसका है कंपेंसेशन और एनहांस कंपेंसेशन। उसके बाद सम ऑफ मनी रिसीव एज एडवांस और अदरवाइज इन कोर्स नेगोशिएशन नहीं चाहिए हम लोग को। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है तुम्हारा एनी स्पेसिफाइड सम रिसीव्ड यूनिट होल्डर फ्रॉम अ बिजनेस ट्रस्ट, नहीं चाहिए। एनी सम रिसीव्ड फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है। ये भी यहाँ पे टैक्सेबल होने वाला है। इनकम एब्सोल्युटली चार्जेबल अंडर दिस हेड, जो चार्जेबल होने वाला है, कंपलसरी होने वाला है। उसके बाद इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड इफ नॉट चार्ज अंडर द प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर वो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल नहीं हुआ है तो यहाँ पे चार्ज होने वाला है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाला कौन सा है? एक होता है तुम्हारा असम रिसीव, एनी सम रिसीव बाय द एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एज अ कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड और एनी फंड सेट अप अंडर द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। ठीक है। तो ये वाला जो अगर कोई भी चीज होगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा यहाँ पे। प्रोविडेंट फंड, ठीक है, अगर एम्प्लॉय को मिले। एनी सम रिसीव बाय एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ठीक है। फिर उसके बाद लेटिंग ऑफ मशीनरी,
प्लांट और फर्नीचर। लेटिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी मतलब क्या हुआ, किसी को भाड़ा पे दिए प्लांट मशीनरी, ठीक है, किसी को भाड़ा पे दिए, वो चीज यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, डन। उसके बाद कोई भी अगर कॉम्पोजिट रेंट वाला पार्ट हुआ वो वाला भी यहाँ पे आ जाएगा। इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी, प्लांट ऑफ मशीनरी अलोंग विद बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के साथ साथ तुम क्या दे रहे हो, कॉम्पोजिट का रेंट का मतलब क्या होता है, मशीनरी का भी पैसा आ रहा है, बिल्डिंग का भी पैसा आ रहा है, ठीक है, एक साथ मिला के सबका एक साथ रेंट आ रहा है, तो ये कॉम्पोजिट रेंट हुआ। जैसे बोला जाता है ना कि तुम घर पे रहो, वहां पे सब तुम्हारा फर्नीचर वगैरह सब कुछ है, तो उसके लिए भी हम लोग कुछ अमाउंट चार्ज कर लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट रेंट। मतलब रेंट तो अलग पार्ट है, प्लस उसके साथ साथ और कुछ पार्ट ले रहा है जिसको हम लोग एक साथ करके फिर मेरे को पैसा मिलता है, वो होता है तुम्हारा कॉम्पोजिट रेंट। तो कॉम्पोजिट रेंट अगर मिल रहा है, मतलब तुम्हारा एज अ बिजनेस इनकम से मिल रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, तुम्हारा इस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। अगर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड टैक्स में वहां पे टैक्सेबल नहीं होते तब जाके। इसके बाद एनी सम इंक्लूड इन रिसीव ऑफ कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर कोई भी सम रिसीव हो रहा है अंडर द कीम एंड इंश्योरेंस पॉलिसी, वो भी यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। की मैन मतलब इंपॉर्टेंट जो आदमी है उसका, ठीक है। उसके बाद अगर एग्रीकल्चरल इनकम है आउटसाइड इंडिया, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर, एग्रीकल्चरल इनकम है आउटसाइड इंडिया, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। फिर फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय फैमिली मेंबर्स ऑफ द डिजीज्ड एम्प्लॉय, बीवी बच्चे को मिल रहा है तो अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग हाउस प्रॉपर्टी, व्हाट इज सबलेटिंग, व्हाट इज लेटिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक है सबलेटिंग, दूसरा है लेटिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है सबलेटिंग और लेटिंग में। सबलेटिंग का मतलब क्या होता है, मैं तुमको दिया, तुम किसी और दूसरे पर्सन को दिया, ये होता है सबलेटिंग, ठीक है। मैं अपना घर उसको रेंट पे दिया, वो क्या किया, वही घर किसी दूसरे आदमी को रेंट पे दे दिया, इसको बोला जाता है सबलेटिंग, ठीक है। तो मुस्कान से जो पैसा मेरे को मिल रहा है वो वाला मेरे लिए क्या हो जाएगा बताओ, लेटिंग। मतलब वो इनकम कहाँ पे जाने वाला है, नहीं बेटा हाउस प्रॉपर्टी में। बट मुस्कान जब आयुष से पैसा मिलेगा, मुस्कान को जब पैसे मिलेगा तो मुस्कान को वो इनकम कहाँ पे जाने वाला है, अदर सोर्स। मतलब मैं अपना हाउस प्रॉपर्टी मुस्कान को दिया, मुस्कान मेरे को रेंट दे रहा है, तो मेरा वो रेंट वाला इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाने वाला है। अब वही वाला जो प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी वो आयुष के रेंट पे दिया था, अब आयुष जो रेंट मुस्कान को दे रही है, वो मुस्कान वाला रेंट क्या हो जाएगा, सब लेटिंग वाला इनकम हो गया। तो सब लेटिंग वाला इनकम कहाँ पे चला जाएगा मुस्कान, तुम्हारा इनकम अदर सोर्स में जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे है नहीं है, तुम्हारा हाउस है नहीं है, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, तुम्हारा अदर सोर्स में चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, डायरेक्टर्स सिटिंग फीस फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग, एकदम। तो डायरेक्टर लोगों को बोर्ड मीटिंग में बुला के उसमें वहां पे बैठाना होता है, उस लिए भी उसको पैसा मिलता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो भी उसका अदर सोर्स में इनकम में चला जाएगा, बिकॉज वो सैलरी नहीं है, ठीक है। वो हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन कोई भी इनकम नहीं है, वो कहाँ पे हो जाएगा, अदर सोर्स वाला इनकम में आ जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट मिल रहा है कहाँ से, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट से, कोई भी कंपनी का डिपॉजिट से, कोई भी लोन से, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट वाला पोर्शन का इनकम क्या हो गया तुम्हारा अदर सोर्स में चला जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक डिपॉजिट, एफडी वगैरह खोलते हैं ना, एफडी रिकरिंग, उसका भी इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। इन दिस रिगार्ड नोटेड इंटरेस्ट और लोन टेकन फ्रॉम बैंक कैन नॉट बी रिड्यूस फ्रॉम इनकम बाय वे ऑफ, ये सब छोड़ो, ये फालतू चीजें नहीं चाहिए, खाली याद रखना इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट यहाँ पे आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके आयुषी, ईशा, जल्दी से बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके वेरी गुड, प्रियंका, ओके वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वन, इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स, ठीक है, ये भी तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर रेमुनरेशन रिसीव फ्रॉम पर्सन अदर देन एम्प्लॉयज एवेल्यूएशन आंसर स्क्रिप्ट, ठीक है, इवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, वर्ड याद रखना, इवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, ठीक है, डन। रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड, मतलब खाली जमीन से तुम्हारा रेंट आ रहा है। इंश्योरेंस कमीशन
रेमुनरेशन रिसीव बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये सब मेंबर्स लोग बैठे रहते हैं ना, एक तो अभी मीम बना था, मीम नहीं, जान देने देंगे, एकदम जान दे देंगे, मतलब अमित शाह जी के बारे में बोल रहे हैं, तो उनको जो पैसा मिल रहा है वो भी उनका कहाँ पे चला जाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। क्लियर हो रहा है? इसके बाद इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स, नहीं बता रहे कहां से इनकम हुआ, बोल रहे इनकम है, तो वो भी कहां पे हो जाएगा, अदर सोर्स में, उसको टैक्सेबल मान लिया जाएगा। प्राइवेट ट्यूशन, घर घर जाके तुम पैसा अर्न कर रहे हो, इनकम कर रहे हो, नहीं मैं कहां पे घर घर जा रहा हूं, मेरा मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कहाँ पे आता है, हाँ हाँ कहाँ पे आता है पार्टनरशिप, वेरी गुड, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, मेरा बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम हो रहा है। क्लियर? मेरा ऐसा कुछ नहीं था जैसे आयुष घर घर जाके पढ़ाते हैं, ठीक है, कब से पढ़ाते हैं, रानी कुटी ये वो जगह पे पढ़ाते हैं ना तुम, तो वो उसका इनकम क्या हो गया, अदर सोर्स वाला इनकम हो गया, डन, लाइफ टाइम मिल गया, और क्या मिलेगा उसको। चलो नेक्स्ट, इनकम टैक्स रिफंड, सुनो ना बेटा, इनकम टैक्स रिफंड मतलब तुम टैक्स ज्यादा दे दिए, फिर उसके बाद तुम्हारा इनकम फिर वापस आ गया, इनकम टैक्स रिफंड, ये जो इनकम टैक्स रिफंड जो पैसा आया, ठीक है, ये पैसे के साथ कब ये गवर्नमेंट क्या करता है, इंटरेस्ट भी मेरे को देता है, वो इंटरेस्ट वाला पार्ट यहां पे आने वाला है, तो इनकम टैक्स रिफंड इज नॉट एन इनकम, बट इंटरेस्ट वाला पार्ट वो इनकम है। तो इनकम टैक्स रिफंड क्यों होता है, समझ में आया ना, इनकम टैक्स रिफंड क्यों होगा, ज्यादा अगर टैक्स दे दिए, ठीक है, उसके बाद जब असेसमेंट हुआ, देखा गया कि मेरा इनकम इतना बनता है, मैं ज्यादा टैक्स दे दिया, तो वो गवर्नमेंट क्या करेगा, उस जो मैं ज्यादा टैक्स दे दिया था उसको रिफंड कर देगा, उसको बोला जाता है इनकम टैक्स रिफंड, एकदम करता है, ठीक है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या करता है, इंटरेस्ट भी देते हैं हम लोग को, क्यों, मेरा पैसा तो फंसा हुआ था ना गवर्नमेंट के पास, उस पैसे को तो, अगर फंसा हुआ पैसा होगा उसको पैसे को तो डिवैल्यू होगा ना, बट एक्चुअली तो मैं, अगर मेरे पास पैसा रहता, मैं किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करके रखता, वहां से इंटरेस्ट मिलता, तो गवर्नमेंट भी क्या बोलता है, तुमको इंटरेस्ट के साथ हम इनकम टैक्स रिफंड दे देंगे, तो वो जो इंटरेस्ट वाला पार्ट है वो यहाँ पे टैक्सेबल होगा, इनकम टैक्स रिफंड वाला पार्ट नहीं, वो तो इनकम ही नहीं है, इंटरेस्ट वाला। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री सिक्योरिटीज, इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री सिक्योरिटीज, अगर टैक्स फ्री सिक्योरिटीज है कुछ भी, ठीक है, उसका भी इंटरेस्ट तुम्हारे कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट वाला पार्ट, मैं बोला ना इंटरेस्ट याद रखना। फिर इसके बाद डिविडेंड रिसीव फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई भी डिविडेंड, फॉरेन कंपनी, फिर ये वाला काम, मतलब तुम्हारा इंडियन कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कहीं से भी डिविडेंड मिले यहाँ पे टैक्सेबल कर दो। रॉयल्टीज, if not taxable under the head of PGBP. What is royalties? रॉयल्टीज का मतलब पता है, रॉयल्टीज मतलब सब्सक्रिप्शन नहीं, रॉयल्टीज मतलब मैं कोई किताब बना दिया, ठीक है, वो किताब अभी भी चलता है, ठीक है, तो जितना भी सेल होगा, ठीक है, उसकी वजह से मेरे को क्या मिलेगा, पेटेंट नहीं, मतलब मैं वो जो मेरा किताब है, मैं क्या किसको दे दिया, मैं किसको दे दिया, पब्लिशर हाउस को दे दिया, अब पब्लिशर हाउस का जिम्मेदारी वो वही बनाएगा, वही प्रिंट करेगा, वही डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वही सेल करेगा, सब उसका जिम्मेदारी है, मेरे को साल भर साल एक पैसा आता जाएगा, ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ पे आ जाएगा अदर सोर्स में। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ये भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इनकम फ्रॉम मार्केट्स, फिशरीज, राइट ऑफ फेयरी एंड मोडिंग, ये सब छोड़ दो। स्टाइपेंड टू ट्रेनिंग, मतलब जो आर्टिकलशिप वगैरह में पैसे मिलता है ना, उसको बोला जाता है स्टाइपेंड, ठीक है, स्टाइपेंड। उसके बाद डायरेक्टर्स कमीशन ऑन स्टैंडिंग गारंटर्स टू द बैंकर्स, डायरेक्टर कमीशन, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड कैजुअल इनकम, ये सारा का सारा इनकम तुम्हारा यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाना डिविडेंड वाला पार्ट में, ठीक है, dividend is the general meaning of amount received by shareholders in proportion to his shareholding with effect from 1/10/2024. Any payment by way of a company on purchase of its own share from a shareholder, that is buyback of share, also treated as dividend.
बाईबैक को भी एज अ डिविडेंड ट्रीट किया जाता है। क्लियर? डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी हो, डोमेस्टिक कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, टैक्सेबल हो जाता है इन द हैंड्स ऑफ द रिसिपिएंट। ठीक है, जल्दी से मार्क करो। कैजुअल इनकम जो कि तुम्हारा है विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, ये सब। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस, गैम्बलिंग, कार्ड गेम, गेम शो, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ऑन टेलीविजन और इलेक्ट्रॉनिक मोड, तुम्हारा ड्रीम इलेवन, ठीक है, आर टैक्सेबल अंडर दिस हेड। एग्जेम्पशन क्या मिलता है? सच इनकम, सच इनकम fully taxable, no deduction from such income shall be allowed। इसका मतलब क्या हुआ? लॉटरी खरीदने का जो प्राइस होता है उसको एक्सपेंस नहीं मानेगा वो लोग। लॉटरी खरीदा तुम, ठीक है, 50 लाख का तुम्हारा इनकम हुआ, उस लॉटरी खरीदने में तुम्हारा 1 लाख गया था, तो 50 - 1, 49 लाख तुम्हारा टैक्सेबल नहीं होगा, पूरा 50 लाख के ऊपर टैक्स लिया जाएगा। ओके, एंड इसमें टैक्स रेट क्या चार्ज होता है? टैक्स इज चार्ज ऑन सच इनकम फ्लैट रेट ऑफ 30%। दैट मीन्स 1 करोड़ अगर तुम्हारा इनकम हुआ तो 30 लाख तो घर लेके जाएगा तुम्हारा गवर्नमेंट, बाकी 70 लाख तुम्हारे हाथ में आने वाले। ठीक है, इसमें तुम्हारा डिडक्शन भी नहीं मिलता है 80C to 80U नॉट अवेलेबल इन फ्रॉम इन सच इनकम। ठीक है, हम्म, ठीक है। ग्रॉस लॉटरी इनकम इक्वल्स टू लॉटरी इनकम रिसीव बाई 70%। कभी कभी क्या होता है, तुम्हारा लॉटरी इनकम रहेगा, सपोज तुम्हारा दिया हुआ है 70,000, ठीक है, नेट लॉटरी अमाउंट रिसीव 70,000। तो याद रखना है क्या, 70,000 तुम्हारे लिखा हुआ है आफ्टर 30%, तो एक्चुअल अमाउंट कितना है उसके ऊपर टैक्स होगा। ठीक है, 30% तो पहले ही काट लेगा, उसके बाद उसको एक्चुअल में लेके जाना होगा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस कहाँ पे काटा जाता है? टैक्स इज नॉट डिडक्टेड इफ द अमाउंट ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी एक्सेट्रा इज नॉट मोर देन 10,000। अगर लॉटरी इनकम 10,000 से ऊपर नहीं जा रहा है तो टीडीएस काट के तुमको नहीं दिया जाएगा, 10,000 ही दिया जाएगा, उसको 10,000 को टैक्सेबल मान लिया जाएगा बाद में। ठीक है, विनिंग अमाउंट डज नॉट एक्सीड 10,000, टीडीएस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल। ओके, फैमिली पेंशन तुम लोग को पता है कि फैमिली पेंशन जितना मिला है रेगुलर मंथली अमाउंट पेएबल बाय द एम्प्लॉयर टू अ पर्सन बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ अ डिजीज्ड एम्प्लॉय, जो कि है विधवा, विडो, लीगल हेयर्स मतलब उसके बेटा या बेटी ऑफ अ डिजीज एम्प्लॉय, इज इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, आफ्टर अलाउिंग स्टैंडर्ड डिडक्शन, थोड़ा गवर्नमेंट भी सोचता है उन लोग के बारे में, तो कुछ डिडक्शन भी दे देता है उन लोग को। तो कितना डिडक्शन मिलने वाला है? मिनिमम ऑफ 1/3 ऑफ सच पेंशन, जितना पेंशन मिला है उसको 1/3, या फिर 15,000। ठीक है, अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में है तो 25,000। ओके, समझ में आ गया? कुछ नहीं है, ये मंथली पेंशन वाला है। ठीक है, ये वाला मंथली पेंशन वाला है। तो कम्यूटेड मतलब क्या हो जाता है? एक बार में। अनकम्यूटेड मतलब क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो, 5,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ है। ठीक है, मिस्टर सेन, सॉरी मिसेस सेन रिसीव 5,000। ठीक है, 5,000 पर मंथ, तो 5,000 करके कितना मिला उसको? 60,000 रुपये मिला था।
ओके, यहाँ पे भी 60,000 रुपये मिला। पेज नंबर 446, 446 स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलने वाला है? 60,000 का 1/3, दैट इज 20,000। एंड स्टैट्यूटरी लिमिटेड तुम्हारा 15,000 है ओल्ड रिजीम के लिए, एंड डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के लिए कितना है? 25,000। व्हाट इज डिफॉल्ट टैक्स रिजीम? जो अभी चल रहा है, मतलब न्यू टैक्स रिजीम में, न्यू। तो न्यू टैक्स रिजीम में ज़्यादा 25,000 उसको ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो न्यू टैक्स रिजीम में 25,000 हो जाएगा, तो ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो जाएगा तुम्हारा? 45,000 यहाँ पे हो जाएगा। अगर तुम ओल्ड टैक्स रिजीम में जाते हो और न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो, तुम्हारा टैक्सेबल इनकम कितना होगा? 35,000, ठीक है। नेक्स्ट, गिफ्ट। गिफ्ट कैश पे भी हो सकता है, गाड़ी वाड़ी भी दे, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकते हैं, जैसे बाड़ी, घर, ये सब। मूवेबल एसेट भी हो सकता है, ठीक है। और ये दोनों कंसेशनल वैल्यू पे भी हो सकता है, मतलब कुछ पैसा तुमको भी देना पड़े, ठीक है। अ सम ऑफ मनी previous year person receive any sum of money like cash, check, ड्राफ्ट, एक्सेट्रा। ठीक है, मार्क कर लो एक बार आराम से, देखो। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पर्सन हैज रिसीव एनी सम ऑफ कैश, चेक, ड्राफ्ट, ये सब अगर रिसीव हुआ फ्रॉम वन और मोर पर्सन, एक जन से मिला या किसी दूसरे पर्सन से, सब मिला के, सच सम इज रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन। व्हाट इज कंसिडरेशन? तुम कुछ दिए, उसके बदले में तुमको मिल रहा है। विदाउट कंसिडरेशन मतलब तुम कुछ नहीं दिए, ऐसे ही मिल रहा है। और उसका एग्रीगेट वैल्यू अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड कर गया 50,000 को, एक्सीड कर गया 50,000 को, तो क्या हुआ? एक पर्सन है, उसको कैश मिला, चेक मिला, ड्राफ्ट मिला, कुछ भी मिल सकता है, कैश, चेक, ड्राफ्ट कुछ भी मिल सकता है। अब ये मिल रहा है, ये टोटल मिला के 50,000 के ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। the whole the whole of the aggregate value, the whole of the aggregate value, such sum shall be considered as income of the previous year। पूरा मिला के इनकम हो गया तुम्हारा, ओके। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कैश गिफ्ट रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड शैल बी कंसिडर्ड, ठीक है। मतलब तुम्हारा जो भी इनकम हुआ 50,000 से ऊपर हो गया, वो टैक्सेबल हो जाएगा तुम्हारे हाथ पे, नहीं होता नहीं टैक्सेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला, ठीक है, जो तुम मूव नहीं कर सकते हो, विदाउट कंसिडरेशन मिला। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस प्रॉपर्टी का एक्सीड कर गया 50,000, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, पॉइंट टू बी नोटेड, घर का प्राइस नहीं। द एसेट इज अ कैपिटल एसेट इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। वो एसेट क्या होने वाला है? कैपिटल एसेट होने वाला है। बेटा कैपिटल एसेट का डेफिनेशन कहाँ पे पढ़े थे हम लोग? कैपिटल गेन वाले चैप्टर पे, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी होने वाले हैं। The stamp duty value of such property shall be considered as the income of the previous year, ठीक है। द लिमिट 50,000 एप्लीकेबल पर इंसिडेंट्स, एक एक प्रॉपर्टी एक एक 50,000 करके, सब मिला के 50,000 नहीं, ऊपर में जैसे था सब मिला के 50,000 था, ठीक है। एग्रीगेट वैल्यू मतलब सब मिला के 50,000 था, एक्सीड करता तो कैश 2,000, 3,000, 5,000, 7,000, 8,000, 12,000, सब मिला के 50,000। और यहाँ पे एक 50,000, एक 50,000, एक 50,000, सब मिला के नहीं। एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पर्सन
रिसीव सच इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव फॉर अ कंसिडरेशन, यहाँ पे क्या था, विदाउट कंसिडरेशन, यहाँ पे क्या है, विद कंसिडरेशन। हम लोग पढ़े थे ना यहाँ पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी कंसिडरेशन वाला, मूवेबल एसेट का भी कंसिडरेशन वाला, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विद कंसिडरेशन हो रहा है, रिसीव कंसिडरेशन। एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या हो गया, ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सीड सच कंसिडरेशन। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या हो गया, एक्सीड कर गया सच कंसिडरेशन। सच एक्सेस इज मोर देन हायर ऑफ द फॉलोइंग 50,000 और 10% ऑफ द कंसिडरेशन। क्लियर? देन क्या हो जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेस कंसिडरेशन पेड कंसिडर्ड एज ए इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, द लिमिट 50,000 और 10% ऑफ एप्लीकेबल। इसका मतलब क्या हो जा रहा है, एक जगह पे इमूवेबल प्रॉपर्टी आप लोग देखे थे, ये सर नो, है ना, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या हुआ था, बताओ, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या हुआ था, बोलो बोलो, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होता है, मैं प्रॉपर्टी मेरे को गिफ्ट में मिला था, उसके बदले में मेरे को कुछ पैसा नहीं देना पड़ा, तो ये विदाउट कंसिडरेशन वाला हो गया। इसमें क्या हो रहा है, अगर स्टैम्प ड्यूटी 50,000 से एक्सीड कर जाए तो तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मतलब घर खरीदने के टाइम में तुमको जितना वैल्यू पेमेंट करना होता है उसको बोला जाता है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट वाला में क्या हो रहा है, वही इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, विद कंसिडरेशन है, मतलब जिसको गिफ्ट मिल रहा है वो कोई कुछ पैसा भी वो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो रिसीव फॉर अ कंसिडरेशन। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सीड सच कंसिडरेशन, दैट मीन्स मैं जितना प्राइस उसको दिया, ठीक है, कंसिडरेशन दिया, उससे एक्सीड कर जा रहा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। ठीक है, मैं एक पेन दे के मैं क्या किया, वो घर ले लिया, तो उसका पेन का वैल्यू और घर का वैल्यू सेम होगा नहीं, जब वो स्टैम्प ड्यूटी लगाने जाएंगे देखना वो उसको, वो पेन का वैल्यू को एक्सीड कर जाएगा। जस्ट एग्जांपल दिए हम, दैट मीन्स जो कंसिडरेशन हम दे रहे हैं वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, उस केस में क्या हो जाएगा, सच एक्सेस इज मोर देन हायर ऑफ द फॉलोइंग, वो एक्सेस कितना हो सकता है, 50,000 और 10% फॉर द कंसिडरेशन, दोनों में से जो हायर होने वाला है। अगर हो गया स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से एक्सीड कर गया, मैं 10% ऑफ कंसिडरेशन, और ये दोनों में हायर लेना है, अगर 1 लाख कंसिडरेशन है तो 10,000 होता है, 10 लाख कंसिडरेशन हो जाएगा तो 1 लाख होने वाला है, तो 50,000 या 1 लाख, विच एवर इज हायर, 1 लाख। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 1 लाख से ज़्यादा हो गया तो तब ये होने वाला है। क्लियर? दैट मीन्स 50,000 वाला अमाउंट दिमाग में रखना, तो 50,000 से एक्सीड कर गया तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो हुआ था लेस जितना कंसिडरेशन में पेमेंट किया माइनस करने के बाद जितना आया वो टैक्सेबल हो जाएगा। वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, कैश गिफ्ट वाले इंपॉर्टेंट है, मनी वाले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रुक जा, मूवेबल गाड़ी वाड़ी नहीं देखोगे, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी में सेम चीज। यहाँ पे भी विदाउट कंसिडरेशन है, एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच रिसीट प्रीवियस ईयर एक्सीड 50,000, सच एसेट इज अ कैपिटल एसेट इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। ठीक है, एग्रीगेट फेयर वैल्यू, एग्रीगेट मतलब सब मिला के, हाँ, मिला के कितना है, 50,000 से ज़्यादा हो गया तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, नीचे वाला नहीं पढ़ना है। द लिमिट ऑफ 50,000 ऑल्सो फॉर पर कैटेगरी मतलब क्या हो जाता है, सब मिला के। इन अदर वर्ड्स, वन में रिसीव कैश गिफ्ट 35,000 एंड गिफ्ट इन काइंड 36,000 विदाउट attracting एनी टैक्स। ठीक है, ये सब छोड़ दो। ठीक है, किसका किसका गिफ्ट अगर मिलेगा तो वो टैक्सेबल नहीं होगा।
दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी सम ऑफ मनी और एनी प्रॉपर्टी रिसीव फ्रॉम रिलेटिव। रिलेटिव में कौन कौन है? स्पाउस, ब्रदर या सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर, स्पाउस बीवी का, साला साली, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द पेरेंट्स, लेनियन एसेंडेंट डिसेंडेंट मतलब तुम्हारा पूर्वज, एसेंडेंट स्पाउस ऑफ द पर्सन, ये रिफ्लेक्ट। ठीक है, चलो लिख लो, जस्ट मार्क कर लो ये। अच्छा, पहला वाला देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स बैंक अकाउंट विथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इंटरेस्ट के इनकम कहाँ पे टैक्सेबल हो जाता है? यहाँ पे ही टैक्सेबल हो जाता है, तो इंटरेस्ट वाला एक बार में यहाँ पे हो जाएगा 6,000। प्रेजेंटेशन ऐसे मत करना, हाँ प्रेजेंटेशन ऐसे मत करना, ये डिटेल्स अमाउंट इतना सारा चीज़ ताम झाम नहीं करना, खाली एक ही कलम रखना हो जाएगा, और बाकी हाँ बाकी जितना भी चाहिए होगा वो इनर में करके आउटर में करना। एक बार दिखा देते कैसे प्रेजेंट करोगे, ठीक है। उसके बाद विनिंग फ्रॉम लॉटरी दिया हुआ है 3 लाख ग्रॉस, तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी हम लोग 3 लाख ग्रॉस यहाँ पे एक बार में लिख देंगे, ठीक है, एक बार में 3 लाख हो जाएगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम सबलेटिंग 5,000 पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 60,000 हम लोग का हो जाएगा। 5,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। और एक्चुअल रेंट कितना है तुम्हारा? 3,000 पर मंथ, दैट मीन्स कितना हो गया? 3,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 36,000। तो 60,000 माइनस 36,000, इनकम फ्रॉम सबलेटिंग 60,000 माइनस 36,000 एक्सपेंसेस जो है करके बाहर में मेरा इनकम हो गया, ठीक है। ये जो एक्सपेंस माइनस किया इसको बोला जाता है एडमिसिबल एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके बाद क्या दिया हुआ है? डिविडेंड 11,000 रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी, टैक्सेबल हो जाता है अभी, तो डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 11,000 टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम वेइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना हो जाएगा? 3,51,000 हो जाएगा, खत्म। तो यहाँ पे ऊपर में लिखना होगा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स फॉर द असेसमेंट ईयर ऑफ मिस्टर समथिंग, मिस्टर क्या दिया हुआ है? कुछ दिया हुआ है? नहीं है। ऑफ मिस्टर डॉट 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 असेसमेंट ईयर 2025-26। अब ये जो सब चीज़ तामझाम किया ना, ऐसा मत करना, एक ही कलम बनाना, उसमें अमाउंट बाहर में लिखना, ठीक है। अब कैलकुलेशन अगर है, ये वाला कैलकुलेशन है, तो तुम इसको ऐसे कैलकुलेशन यहाँ पे लिखो, लिख के यहाँ पे लिखो अमाउंट, यहाँ पे कैलकुलेशन लिखो, लिख के यहाँ पे अमाउंट लिखो, एक बार में बाहर देखो, ठीक है। एक बार देख लो प्रेजेंटेशन कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे लिखना कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम एक जस्ट एक सम, उसके बाद से तुम लोग बुक से देखना शुरू करोगे और बुक से ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है बताओ, बोलो क्वेश्चन नंबर 8। तो लिखना कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स of Mr. dot 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 for the assessment year 2025-26, particulars रुपीस, बस इतना से ही करने से हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट, ठीक है। 6,000 एक बार में बाहर में बैठा हूँ। उसके बाद क्या दिया हुआ है? विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, विनिंग फ्रॉम 3 लाख फ्रॉम स्टेट ऑफ लॉट स्टेट लॉटरी, तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी तीन लाख। उसके बाद दिया हुआ है इनकम फ्रॉम सबलेटिंग,
ब्रैकेट में 5000 इंटू 12 लिख देना, 60,000 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितना है 3000 इंटू 12, 36,000, ऐसे करके माइनस करके बाहर बैठा देना, ठीक है। 24,000 आ जाएगा। उसके बाद डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी कितना है 11,000 है। और लास्ट में तुम्हारा दिया हुआ है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, एक समय पूरा लिख देना। टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस टोटल जो होगा 3,51,000 यहाँ पे लिख देना है, काम खत्म। कितना विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस का 10,000 लिख दो बस, चलो। देखो यहाँ पे बाकी सम्स। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10 पे, 10 के पहले 9 में देखो क्या दिया हुआ है। जस्ट बोल रहे कि ये कहाँ पे होने वाला है। ऑनरेरियम मतलब बार बार नहीं मिलता है तो अदर सोर्स। ऑनरेरियम ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होगा या कहाँ पे होगा वो पूछने बोला है, बस वो बोलने बोला है। तो ऑनरेरियम अदर सोर्स में हो जाएगा, फैमिली पेंशन अदर सोर्स में हो जाएगा, सैलरी रिसीव बाय अ पार्टनर, सैलरी रिसीव बाय अ पार्टनर अदर सोर्स में नहीं होता है। कहाँ पे जाएगा, पीजीबीपी में जाएगा। अमाउंट रिसीव फ्रॉम टीवी गेम शो अदर सोर्स में आ जाएगा। रेंट फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी यूज फॉर बिजनेस बिजनेस पर्पस, लेट आउट किया है हाउस प्रॉपर्टी, अगर हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट किया है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में जाना चाहिए। हाँ, तुमको मैं हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट किए, तुम बिजनेस करोगे, तुम वहां पे रहोगे, तुम किसी उस दूसरे को देखो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गया। डन। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आया था तुम्हारा, कहीं पे नहीं आया था। चलो 2011 ऐसे सेम टाइप का है। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड एग्जामिनिंग द आंसर स्क्रिप्ट, मतलब खाली एक बार ये आंसर स्क्रिप्ट ये होता है, एग्जामिन होता है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चला जाएगा। फीस रिसीव बाय अ डायरेक्टर फॉर अटेंडिंग कंपनीज बोर्ड मीटिंग, डायरेक्टर का तुम्हारा फी अदर सोर्स। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट तुम्हारा अदर सोर्स में होना चाहिए, एग्जाम क्यों दिया हुआ है पता नहीं, ठीक है। इनकम रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन। इनकम रिसीव फ्रॉम टीवी गेम शो अदर सोर्स, ठीक है। इसके बाद फैमिली पेंशन वाला बोला है 4,500 करके मिल रहे हैं, तो 4,500 करके मिलेगा, मतलब 4,500 इंटू 12 करो, कितना होता है कैलकुलेट करो। 4,500 इंटू 12 करो, कितना होता है 54,000। कितना डिडक्शन मिलेगा, 1/3 ऑफ 54,000 डिवाइड बाई 3 कर दो, मतलब 18,000। और ये ओल्ड में है या न्यू में है, कुछ नहीं बोला, मतलब तुम्हारा डिफॉल्ट में है, 25,000 हो जाएगा। दोनों में लोअर कौन सा है 18, तो 54 से 18 माइनस करके तुम्हारा 36,000 तुम्हारा टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर, डन। इसके बाद तुम्हारा दिया हुआ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम इंडियन कंपनी पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, फॉरेन कंपनी वाला भी टैक्सेबल हो जाएगा, दोनों डिविडेंड दोनों टैक्सेबल। सब लेटिंग हुआ तो 6,000 पर मंथ, तो सब लेटिंग 72,000। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, मतलब जिससे मैं खरीदा था लिया था उसको रेंट पेमेंट किया
तो पेमेंट लैंडलॉर्ड का 54,000 एंड म्यूनिसिपल टैक्स पेड 2,000, तो म्यूनिसिपल टैक्स पेड माइनस होके अल्टीमेटली 16,000 मेरा टैक्सेबल होने वाला है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितना हो जाएगा? 16,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोल रहे हैं कंप्यूट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यहाँ पे दिया हुआ है नेट आफ्टर डिडक्शन ऑफ 30% ऑफ 14,000। ये जगह इंपॉर्टेंट है। लॉटरी वाला हम लोग का ग्रॉस लेना होगा, नेट नहीं। क्या लेना होगा? ग्रॉस। ग्रॉस कैसे लेंगे? अगर 14,000 तुम्हारा 30% माइनस करने के बाद है, तो ये कितने में है? 70% में, तो डिवाइड बाई 70% कर दो, कितना हो जाएगा? दैट मीन्स एक्चुअली तुमको 20,000 मिला था, उससे 30% माइनस करके तुमको 14,000 मिला, तो ग्रॉस वाला अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। क्या करोगे? एकदम, तो 14,000 डिवाइड बाई 70% कर दोगे, तो 20,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, यार 20,000 टैक्सेबल हो जाएगा। तभी अगर नेट दिखाई दिया तो ऐसे ही करना है, ठीक है। उसके बाद डिविडेंड मिला, कहीं से भी मिला, टैक्सेबल। उसके बाद सबलेटिंग वाला क्या हुआ था? 18,000। रेंट कलेक्शन 300 और 800, दोनों माइनस हो जाएगा। 18,000 माइनस 300 और 800 करके 16,900। उसके बाद फॉरेन वाला तुम्हारा इनकम हुआ, डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। अब बताओ इसको चैप्टर में कुछ है? ठीक है, कितने नंबर का क्वेश्चन आया था 2024 में? टैक्सेशन क्वेश्चन पेपर 2024, ऑनर्स का नहीं, ये सारा जनरल का क्वेश्चन है। ठीक है, देख लेते हैं ना, चलो। ये देखो, अदर सोर्स में 8 नंबर का क्वेश्चन दिया था, देखो। रिसीव फैमिली पेंशन, डिविडेंड, इंटरेस्ट रिसीव, 8 नंबर का क्वेश्चन आया था अदर सोर्स से। ठीक है, अदर सोर्स से तुम लोग का 8 नंबर का क्वेश्चन आया था, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, नेट आफ्टर, ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो। ठीक है, रेन बाई वे ऑफ लेटिंग, ये उसके बाद वो माइनस कर दोगे। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो अदर सोर्स से तुम लोग एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो? 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 5 मार्क्स या फिर 8 मार्क्स या फिर मैक्सिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते, इससे ज़्यादा तुम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस चैप्टर से। ओके, चलो जल्दी से क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, बाकी सारा क्वेश्चन में हाँ सेम ही है। चलो देखो, जनरल वाला तुम लोग एक बार देख लोगे कि कैसे होता है। यहाँ पे भी विनिंग फ्रॉम लॉटरी में नेट आफ्टर दिया हुआ है, तुम लोग इसको कर लोगे। नेट आफ्टर को मतलब 70% से डिवाइड कर दोगे। उसके बाद 2015 में भी नेट दिया हुआ है, उसको कर दोगे। और इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड बांग्लादेश में है, तो बांग्लादेश वाला लैंड टैक्सेबल हो जाता है। याद रहेगा, बांग्लादेश वाला टैक्सेबल हो जाएगा। 2015 डायरेक्टर फीस 22,000 दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट 700। एक बार यहाँ पे देख लो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज एग्जेम्प्टेड, मतलब टैक्सेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, ये इंटरेस्ट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, मतलब ये सारे इंटरेस्ट तुम्हारा टैक्सेबल नहीं होगा। कौन सा इंटरेस्ट तुम्हारा टैक्सेबल नहीं होगा? अगर इंटरेस्ट हुआ 12 नेशनल सेविंग्स एन्युटी सर्टिफिकेट से मिला, स्पेशल बियरर बॉन्ड से मिला 1991, नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड से मिला, ट्रेजरी सेविंग्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट से मिला,
पोस्ट ऑफिस कैश सर्टिफिकेट, नेशनल प्लान सर्टिफिकेट 10 ईयर्स वाला, नेशनल प्लान सेविंग सर्टिफिकेट 12 ईयर्स वाला, पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 12 ईयर्स वाला, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है, exempted extend to 3,500 in case of individual and 7,000 in case of joint account। ठीक है, तो मैं जो यहाँ पे एक टैक्सेबल माना था, याद है ये वाला, यहाँ पे एक टैक्सेबल मान लिया था, तो यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं लिखा हुआ था। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट एग्जाम कर दिया, एजम्पशन लेके कि वो 3,500 नहीं क्रॉस किया। बट यहाँ पे जब तुम यहाँ पे देखोगे, ठीक है, इस क्वेश्चन में कहाँ पे था वो इंटरेस्ट वाला पोर्शन, ये वाला 13 वाला में, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट 2,000 था, तो वो एग्जेम्प्टेड हो गया इसीलिए, बिकॉज वो 3,500 एक्सीड नहीं किया था। और जॉइंट ओनर के लिए क्या होता है, 7,000, तो इसीलिए एग्जेम्प्टेड है ना, 3,000 तक एग्जेम्प्टेड है, 3,500 तक एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, उसके बाद अगर होगा टैक्सेबल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, ठीक है, 3,500 7,000, समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ हाँ, तो यहाँ से एक बार देख लेना कि लास्ट में जाके यहाँ पे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट, ठीक है, एग्जेम्पशन अप टू 3,500 है। ओके, चलो फिर से हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं एक बार। फिर यहाँ पे डिविडेंड इनकम था, डिविडेंड इनकम टैक्सेबल हो जाएगा, डिविडेंड इनकम टैक्सेबल हो जाएगा, दोनों ही डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा। फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा, डायरेक्टर फीस टैक्सेबल हो जाएगा अदर सोर्स में। क्लियर? 14 में इनकम सबलेट, ये सब हो गया, डिविडेंड इंडियन इनकम रेम्युनरेशन सिटिंग क्वेश्चन पेपर इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट मोड सब कुछ टैक्सेबल हो जाएगा। डिविडेंड 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 टैक्सेबल हो जाएगा। 16 में हम लोग इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट में 800 दिया हुआ, इसीलिए एग्जेम्प्टेड है। ओके, फिर तुम्हारा रेंट रिसीव दिया हुआ है सबलेटिंग में 33,250, रेंट पेबल बाई मुखर्जी 19,000 है, अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड कनेक्शन ऑफ हाउस अमाउंटेड 8,000 है, तो 33,500 से 250 से रेंट पेबल अदर एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो होगा वो टैक्सेबल होने वाला है। उसके बाद फॉरेन डिविडेंड वाला भी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, फॉरेन डिविडेंड भी टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद डिविडेंड टैक्सेबल इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड बांग्लादेश टैक्सेबल, बेटा केरला वाला लैंड है, हाँ एकदम। और लॉटरी में नेट इफेक्ट दिया हुआ 30%, मतलब उसको 70% में टैक्सेबल करना होगा, और ये वाला एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है एग्रीकल्चर इनकम ऑपरेशन इंडिया एग्जेम्प्टेड, शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव बाय पार्टनरशिप एसेस बाय पार्टनरशिप पीजीबीपी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सॉरी शेयर ऑफ प्रॉफिट, सैलरी नहीं दिया हुआ है, शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है। ओके, एग्जेम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर, बिकॉज इसके लिए शी इज अ पार्टनर, पार्टनर को मिला था। याद क्या रखना है यहाँ पे, शेयर ऑफ प्रॉफिट exempted from partner, exempted for partner। ठीक है, पार्टनर के लिए वो चीज़ क्या हो जाता है, एग्जेम्प्टेड रहता है। उसके बाद इंडियन डिविडेंड, कैसे भी डिविडेंड मिले टैक्सेबल हो जाएगा। अमाउंट रिसीव फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तुम्हारा 1,21,000, ओन कंट्रीब्यूशन 50,000, इंटरेस्ट देयर ऑन 5,000 एम्प्लॉयज, ये और ये इंटरेस्ट ऑन ओन कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इंटरेस्ट जो ओन कंट्रीब्यूशन बना था, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट देयर ऑन टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरीज, एंड बाकी जो अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट ओन कंट्रीब्यूशन टू यूपीआरएफ नॉट टैक्सेबल। ओके,
चार्ली मेंबर ऑफ HUF शेयर्स 1 लाख आउट ऑफ द फैमिली इनकम, तो उसके हाथ में तुम्हारा एग्जाम्प्ट रहेगा। एनी सम रिसीव इंडिविजुअल, ये रिसीव इंडिविजुअल एग्जाम्प्ट है, ठीक है, क्योंकि HUF में टैक्सेबल हो गया, फिर से टैक्सेबल होगा उसका हाथ में नहीं, ठीक है। फैमिली का डिविडेंड मिला, फॉरेन कंपनी वाला डिविडेंड क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी टैक्सेबल, फैमिली पेंशन 36,000, उसको ये करना होगा 1,25,000। उसके बाद विनिंग फ्रॉम हॉट स्टेज 13,200, एक्सपेंस इनकट फॉर 2,000, तुम्हारा नहीं होने वाला है, क्योंकि विनिंग कोई भी कैजुअल इनकम के लिए कोई भी एक्सपेंस माइनस नहीं हो रहा था, वो पर वहाँ पे दिखा नहीं, लिखा हुआ था कोई भी कैजुअल इनकम के लिए कोई भी कुछ सबलेटिंग का, ठीक है, ये सब का, हाँ कुछ कुछ का विनिंग फ्रॉम लॉटरी वगैरह का कुछ नहीं होगा, ठीक है। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी टैक्सेबल ऑल्सो, ठीक है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी 30% किया हुआ था, उसको तुम्हारा 70% में लेके जाना होगा। उसके बाद ये वाला चीज़ इस बार आया था, रेंट बाय वे ऑफ लेंट प्लांट एंड मशीनरी अलॉन्ग विद बिल्डिंग, अभी दिखाया था ना यहाँ पे, ठीक है, सेम टाइप का पूरा आ गया है ना, 2,40,000 था, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ था 18,000 है। उसके बाद रेंट कलेक्शन चार्जेस 250 माइनस हो जाएगा एक्सपेंस, उसके बाद दूसरा एक्सपेंस 1,200 माइनस हो जाएगा, उसके बाद डिप्रेशन भी क्या हो जाएगा 4,500 माइनस हो जाएगा। ये वाला पॉइंट आ गया था कहाँ पे, 2024 CCF में आ गया था, देखो ये सेम पॉइंट, रेंट कलेक्शन चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम एंड डिप्रेशन ऑन बिल्डिंग ऑन प्लांट मशीनरी। बाकी वीनिंग फ्रॉम उसको 30% से ये कर देना होगा। रिसीव्ड इंटरेस्ट 5,000 पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट, सिंगल अकाउंट होल्डर 3,500 से ज़्यादा हो गया टैक्सेबल हो जाएगा, एकदम टैक्सेबल अमाउंट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 2019 ऑनर्स, लॉटरी 30% दिया हुआ था, 70% कर दो उसको। सबलेटिंग 1,08,000, ये दोनों माइनस कर दो, क्लियर। फिर डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा, डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा, ओके। 2021 30% था, 1,40,000 एक्सपेंस तो अलाउ नहीं होने वाला है, तो पूरा 70% का टैक्सेबल कर दो। 40,000 गवर्नमेंट सिक्योरिटी से मिला, टैक्सेबल। डिविडेंड फैमिली पेंशन वो 1/3 करके करना, क्लियर। और सिचुएटेड बांग्लादेश वाला है तो टैक्सेबल हो जाएगा। 2022 जनरल डिविडेंड टैक्सेबल, फैमिली पेंशन का वो करना, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स भी है, 6,000 टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जेम्प्टेड अप टू 3,500, दैट इज 2,500 तुम्हारा टैक्सेबल हो जाएगा, 3,500 तक एग्जेम्प्टेड रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ देख, कहाँ पे लिख पाए थे, यहाँ पे माइनस किया हुआ है ना, ये माइनस एग्जेम्पशन सिंगल है 3,500, या फिर ये माइनस करने के बाद बाकी तुम्हारा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे ये भी दिया हुआ है, मार्क भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट वाला पार्ट, स्टार लगा के रखना इस जगह पे, ठीक है, ओके, स्टार लगा के रखना। फिर इसके बाद डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा, डिविडेंड टैक्सेबल हो जाएगा। फैमिली पेंशन का ये कर देना, सबलेटिंग वाला सेम चीज़ है, एक ही जैसा क्वेश्चन बार बार आया हुआ है। डिविडेंड 4,000 है, कमीशन चार्ज बाय वे ऑफ बैंक कलेक्टिंग डिविडेंड, इसका कुछ भी नहीं होने वाला है, क्लियर। इस एक्सपेंस नहीं अलाउ होता डिविडेंड में, तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे आया था।
नहीं आने वाला, माइनस नहीं होने वाला, ठीक है। फैमिली पेंशन वाला भी आया था, 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। फॉरेन कंपनी टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद विनिंग हम लोग को 30% से 70% करना होगा। एंड इनकम फ्रॉम सबलेटिंग 6,000 और उसके बाद 3,500 माइनस करके करना होगा, ठीक है। 2023 में आया था। फैमिली पेंशन, सबलेटिंग, रेंट, लैंडलॉर्ड, म्यूनिसिपल टैक्स ऑलरेडी कर के रखे थे ऐसा सम। 30% एक्सपेंस वाला पार्ट नहीं करना है, बांग्लादेश में है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आया था 2023 ऑनर्स में, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। डन फॉर द डे एंड सिलेबस खत्म।